मिनिमम वेजेस एक्ट मिनिमम वेजेस एक्ट का मीनिंग क्या हुआ? ये एक्ट किस लिए बनाया गया? कि कम से कम इतनी वेजेस मिलेंगी। सभी को दिख रहा है? ओके। मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर सबसे पहले उसने बोला फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस और रेट्स। सेकंड पॉइंट है रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। ये इंपॉर्टेंट है, और मैनर इन विच इट इज फिक्स्ड ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले उसने क्या बोला? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करेगी जो एम्प्लॉइज को पे होगा, जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट्स में आते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे जब स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट्स की बात होगी। मिनिमम वेजेस के लिए उसने बताया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज। एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट 1, मिनिमम wages must be fixed for the entire state, no parts of the state being omitted. The rate to be fixed need not be uniform. Different rates can be fixed for different zones or localities. Simply saying, मिनिमम वेजेस फिक्स करने का काम है गवर्नमेंट का, उससे नीचे वेज रेट्स नहीं जा सकते। लेकिन वो कहता है एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग लोकेलिटीज में अलग अलग वेज रेट्स डिफाइन हो सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मुंबई भी है, और जहां पे वेज रेट्स हायर होंगे हाँ जी, जहां पर रेट्स हायर होंगे और कुछ स्मॉल टाउन्स और विलेजेस भी होंगे महाराष्ट्र में जहां पे वेज रेट्स कम होंगे, राइट? आर यू ऑल गेटिंग दिस? दैट इन अ पर्टिकुलर स्टेट फॉर डिफरेंट लोकेलिटीज डिफरेंट मिनिमम वेज रेट्स कैन बी डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है? कोई डाउट है यहां तक? बोलिए। संचित, इज इट क्लियर? श्योर? वो कहता है appropriate government may not fix wage rates of wages in respect of any scheduled employment in which less than 1,000 employees in the whole state are engaged, but when it comes to the knowledge that the people have increased to more than 1,000, then it shall fix minimum wage rates. Now these two paragraphs are very important. पहली बात, मिनिमम वेज रेट का मतलब है कि इससे नीचे कोई भी वेज रेट नहीं होगा। ये फिक्स करने का काम गवर्नमेंट का है। पहले पॉइंट में उसने बोला कि गवर्नमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेज रेट्स डिफाइन करती है तो पूरे स्टेट पे सेम रेट्स लगेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग लोकेलिटीज के लिए अलग अलग रेट्स लग सकते हैं। पहला पॉइंट समझ में आता है? मैंने इसका आपको एग्जांपल बताया कि महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा टाउन भी हो सकता है और मुंबई भी है। मुंबई की कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई है, वहां पे मिनिमम वेज रेट ज्यादा होंगे एक टाउन और एक लाइक स्मॉलर सिटी से कंपैरिजन में विद इन द सेम स्टेट। सो द सेम स्टेट कैन हैव डिफरेंट मिनिमम वेजेस। आर वी क्लियर? मिनिमम वेजेस फिक्स करने का रीजन क्या है, आप बता सकते हैं? वो ठीक है, वो सिर्फ उसकी हम सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। इंडिया में इज डिमांड ग्रेटर और सप्लाई ग्रेटर ऑफ वर्कफोर्स? सप्लाई इज हायर,
That is why people are not getting jobs, right? If supply is higher, what exactly is happening in the job market today? What exactly is happening in job market today? Yes. People are getting, yeah, they are ready to work at lesser employment salaries because supply is greater than demand. Simple सी चीज. अब उसने ये बोला कि अगर सप्लाई कम है एक पर्टिकुलर स्टेट में, मैं इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, 1000 से कम लोग, ठीक है, ही सेइंग किसी स्टेट में किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट में 1000 से कम लोग पूरी स्टेट में काम करते हैं, जिनको हम बोलते हैं डाइंग प्रोफेशंस. ठीक है, डाइंग प्रोफेशन समझते हैं? वो चीजें लोग छोड़ते जा रहे हैं, वो काम छोड़ते जा रहे हैं. कुछ ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में? किसी पर्टिकुलर स्टेट में कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशंस खत्म होते जा रहे हैं. बोलिए कैसे? ओके, लेट अस से किसी पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट को लोग छोड़ते जा रहे हैं, वीविंग को छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि उसमें पैसा नहीं है. एक वीवर का जो बेटा है वो कनाडा जाना चाहता है, एक वीवर का बेटा वो अपना किराने की दुकान खोलना चाहता है लेकिन वो वीविंग नहीं करना चाहता. तो ये डाइंग प्रोफेशंस हो गए. अगर ऐसे प्रोफेशंस में 1000 से कम लोग एक स्टेट में काम करते हैं, ऑलरेडी सप्लाई क्या है? 1000 से कम पूरी स्टेट में काम कर रहे हैं, सप्लाई इज ऑलरेडी लेस. आर यू गेटिंग? Do you need to fix a minimum wage where the supply is already so less? Or will they take care while bargaining? Tell me. Let us say if there were 1000 company secretaries in the whole country versus if there are 1 lakh company secretaries, where will the bargaining power of company secretaries be more? क्या बात कर रहे हो कोमल? अगर सिर्फ 1000 कंपनी सेक्रेटरीज होते पूरे इंडिया में वर्सेस अगर 1 लाख कंपनी सेक्रेटरीज हैं, तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी अगर आप बार्गेन करने जाएंगे अपनी वेजेस या सैलरीज को लेके, कहां पे ज्यादा बार्गेन कर पाएंगे? 1000 वाले में कर पाएंगे ना. वही चीज वो बोल रहा है कि अगर किसी प्रोफेशन में 1000 या 1000 से कम लोग हैं तो गवर्नमेंट को मिनिमम वेजेस वहां पे फिक्स करना जरूरी नहीं है. इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर ऑलरेडी सप्लाई इतनी कम है तो दे विल टेक केयर ऑफ देयर मिनिमम वेजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड सप्लाई का इनइक्वालिटी. क्लियर? बट ही सेज जैसे ही गवर्नमेंट को यह पता चलता है कि उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जिसमें हमने मिनिमम वेजेस फिक्स नहीं करी थी, क्यों? क्योंकि उसमें 1000 से कम 1000 से कम लोग उस एम्प्लॉयमेंट में थे. जैसे ही वो 1000 से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम वेजेस फिक्स करनी पड़ेंगी. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? यस एवरीवन? ओके. These are the two paragraphs. So are you clear on both these paragraphs now? Can you read them? I'm just sharing the screen. If you still have any doubt, ask me. Are we clear? एक बार आप अगर मिनिमम वेजेस फिक्स कर लेते हैं तो क्या उनको रिवाइज करना जरूरी है? बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन. तो वो कहता है इनको नॉट ग्रेटर देन 5 years, मतलब 5 साल के अंदर अंदर रिवीजन जरूरी है. क्लियर होता है? ओके. अब उसने बोला जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से मिनिमम वेजेस फिक्स करती है? टाइम रेट, पीस रेट, गारंटीड टाइम रेट, ओवर टाइम रेट. 4. टाइम रेट क्या होता है? That means
number of hours multiplied by hourly rate, that will be the wages, right? Piece rate क्या होता है? Number of pieces multiplied by piece rate. आपने 200 यूनिट्स बनाए, इन्होंने 300 बनाए, हर पीस के बदले आपने एक पीस रेट फिक्स किया हुआ है. अंडरस्टूड? गारंटीड टाइम रेट. गारंटीड टाइम रेट क्या होता है? जैसे आप लोगों ने ये चीज शायद वो बोल रहा है गारंटीड टाइम रेट का मतलब है those employed in piece work for the purpose of securing to such employees a minimum rate of wages on time basis. अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे वो कहता है कि पीसेस के बेसिस के ऊपर आपकी वेजेस डिफाइन होंगी, लेकिन आपको फिर भी एक मिनिमम वेजेस फिर भी मिलेंगी. इसका मतलब इफ देयर आर 2 एम्प्लॉइज, एक बिल्कुल नया है, अच्छा काम करता है लेकिन बहुत कम पीसेस बनाता है, दूसरा बंदा ट्रेंड है, वो ज़्यादा पीसेस बनाता है, दोनों की वेजेस में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी आ जाएगी. तो आप क्या करेंगे? इवन इफ यू आर फिक्सिंग द मिनिमम, even if you are fixing the piece rate, you will still have to guarantee some minimum wages on the basis of piece rate. You cannot just simply say कि भाई just on the basis of output you are giving. That means government has to secure that whether it is piece rate or it is time rate or it is guaranteed piece rate. गारंटेड पीस रेट का मतलब हुआ कि कम से कम आपको गारंटेड टाइम का कुछ तो मिलेगा. एक बंदे ने 8 घंटे लगाए हैं, इवन इफ आउटपुट इज लेस, उसको कुछ भी सैलरी नहीं दोगे. तो वो कहता है कि उसके लिए एक फिक्स करके गवर्नमेंट बताएगी कि कम से कम उसको इतनी मिनिमम वेजेस उस दिन की मिलेंगी. ठीक है. फिर उसने बोला ओवर टाइम रेट. ओवर टाइम रेट क्या होता है? इफ लेट अस से आपके दिन के 8 घंटे वर्किंग फिक्स्ड हैं, लेकिन आपने 10 घंटे एम्प्लॉयर ने काम करवाया, तो जो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाए वो ओवर टाइम है, उसके लिए कितनी वेजेस होंगी? जनरली क्या होता है, जितना ओवर टाइम होता है उसका डबल रेट वेजेस का पेमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ पर आवर 50 रुपीज हैव बीन फिक्स्ड, ठीक है, सो फॉर दोज 2 hours you will be paid 100. दैट मीन्स अगर आपने 10 घंटे काम किया तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. नॉर्मल के लिए मिलेंगे 50 रुपीज और ओवर टाइम के लिए मिलेंगे डबल. ठीक है. ये एक जनरल नॉर्म है कि ओवर टाइम के लिए डबल रेट मिलता है. ये नहीं कि पूरे 10 घंटे के लिए आपको डबल मिल जाएगा. जितने नॉर्मल आवर्स थे उसके लिए नॉर्मल वेजेस, और जो ओवर टाइम आवर्स थे उसके लिए डबल वेजेस. क्लियर? इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? वो कह रहा है Section 3(3) provides that different minimum rate of wages may be fixed for different schedule employments, different classes of work, adults, adolescents, children and apprentices and different localities. इसका मतलब अब गवर्नमेंट जो वेजेस फिक्स करेंगी, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट्स की अलग अलग मिनिमम वेजेस होंगी. अगर एक प्लम्बर है वर्सेस एक इलेक्ट्रीशियन है वर्सेस एक हैंडीक्राफ्ट करने वाला बंदा है, तो तीनों की मिनिमम वेजेस सेम नहीं हो सकती. तो हर एम्प्लॉयमेंट के लिए, हर क्लास ऑफ वर्क के लिए इन द सेम एम्प्लॉयमेंट. क्लास ऑफ वर्क क्या है? अगर हम बात करें हैंडीक्राफ्ट्स की, एक बंदा लेटेस्ट से लकड़ी को काट रहा है, उसका काम कर रहा है, दूसरा उसका पेंट कर रहा है, तीसरा बंदा उसको कुछ और कर रहा है. तो ये क्लासेस ऑफ वर्क हो गया. एक बंदा जो पेंट कर रहा है उसको लकड़ी को काटना नहीं आता, लकड़ी काटने वाले को पेंट नहीं आता, तो दोनों की वेजेस अंडर द सेम स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट होंगी. पेंटर को और कारपेंटर को अलग अलग वेजेस दोगे ना, वही चीज ये बोल रहा है. अब उसने बोला अडल्ट्स, एडोलेसेंट्स और चिल्ड्रन के लिए और अप्रेंटिसेस के लिए अलग अलग वेजेस होंगे. चिल्ड्रन से आप काम नहीं करवा सकते. एडोलेसेंट कौन होता है? 14 to 18 लॉ की टर्म्स में ये. ठीक है, वैसे 19 हम गिनते हैं टीनेज, बट यहाँ पे नहीं.
0 to 14 is a child, 14 to 18 is an adolescent, 18 and above is an adult. Apprentices कौन होते हैं? जो ट्रेनीज होते हैं, जिनको अभी काम सीख रहे हैं. ठीक है, तो चारों कैटेगरीज के लिए वेज रेट भी डिफरेंट होगा. तनिष्ठा समझ आ रहा है? और डिफरेंट लोकेलिटीज, इसका क्या मतलब हुआ? एक ही स्टेट में अलग अलग जगह की अलग अलग वेज रेट. ये हमने एग्जांपल महाराष्ट्र का उठाया. क्लियर होता है यहाँ तक? फर्दर minimum rate of wages may be fixed by any one or more of the following wage periods: by hour, by day, by month, or such larger period as may be prescribed. इसका मतलब डेली, मंथली, आवर्ली वेज रेट डिफाइन हो सकता है. मतलब वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस तरीके से वेज रेट डिफाइन करना है. अब उसने बोला वेज रेट्स किस तरीके से फिक्स और रिवाइज किए जा सकते हैं गवर्नमेंट द्वारा. पहला है बेसिक रेट ऑफ वेजेस एंड अ स्पेशल अलाउंस फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. इसका नाम क्या होता है? डीए, डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस क्या होता है? कोई समझता है? बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन यू आर गिवन एन अलाउंस. लेट्स से गवर्नमेंट की जो सैलरीज फिक्स होती हैं वो किस तरीके से फिक्स होती हैं. मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ. अगर आपकी बेसिक वेज फिक्स है 10,000 रुपये, थ्रू आउट ये रहेगी 10,000, लेकिन इसमें एक एलिमेंट जोड़ देंगे डीए का, लेटर से 20,000 का. लेटर से जब आपकी जॉब लगी 2024 में, तो आपको बेसिक मिल रही है 10,000, डीए मिल रहा है 20,000. आपको टोटल कितना मिल रहा है? 30. ठीक है, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं. एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ. लेटर से 2025 में अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया. इसने बेसिक को तो चेंज नहीं किया, इसमें 10% ऐड कर दिया. आपकी जो वेजेस फिक्स हो गई वो भी 32,000. समझते हैं? तो डीए का एलिमेंट किस चीज के लिए है? टू काउंटर द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, सो दैट इफ द इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग योर वेजेस शुड आल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंगली. सो दैट इज डीए. सो ही सेज दैट सारी जगह होता है. ठीक है, ये कह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब फिक्स करती है मिनिमम वेजेस, तो पहला किस तरीके से करती है? बेसिक वेजेस प्लस डीए. दूसरा करती है बेसिक वेजेस और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. इसका मतलब वो क्या कर सकती है? डीए को कंसिडर ना करते हुए मिनिमम वेजेस सिर्फ बेसिक के लिए भी फिक्स कर सकती है, किसी स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए. और थर्ड है ऑल इंक्लूसिव रेट. इसका मतलब उसने बोला कि भाई 30,000 को ही इंक्रीज कर दिया या 30,000 टोटली फिक्स कर दिया कि इतना तो हमने मिनिमम वेजेस फिक्स करना है. तो बेसिकली गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर रही है कि मिनिमम वेजेस किस तरीके से फिक्स होना है. कैसे फिक्स हो सकता है? बेसिक प्लस डीए. दूसरा उसने ऑप्शन दी है, ये गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, ये आप या मैं डिसाइड नहीं कर रहे. दूसरा क्या वो कर रही है? बेसिक को चेंज कर रही है, डीए को नहीं कर रही है. थर्ड में क्या कर रही है? वो टोटल वैल्यू को, जैसे 30,000 है, उसने सेग्रीगेट नहीं किया बेसिक एंड वेजेस को, ऑल इंक्लूसिव रेट फिक्स कर दिया कि मिनिमम टोटल वेजेस 30,000 होनी चाहिए. समझ में आता है? तो ये चीज कैसे कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कैसे फिक्स करती है, उसके दो मेथड्स हैं, वो आगे हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज essential commodities at concessional rates shall be computed by the competent authority at such intervals and in accordance with such directions. वो कह रहा है कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इस चीज को देखेगी कि भाई कितना हमने रिवाइज करना है, कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है. ये कोई भी एक एम्प्लॉयर डिसाइड नहीं करेगा कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है. मिनिमम वेजेस फिक्स करने का जिम्मा किसका है? गवर्नमेंट का है. तो इन्फ्लेशन के जो रेट्स हैं वो कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है. इन्फ्लेशन के हिसाब से डीए कितना बढ़ रहा है वो कौन डिसाइड कर रही है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है.
समझ में आता है इतना? ओके। अब है प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। एक बार आप जहां तक मैंने बताया है इतना एक बार सारा पढ़ोगे, जस्ट 2 मिनट दोगे एंड देन। तो मेरे को डीए वाले कंसेप्ट ही नहीं समझ आ रहा कि है क्या है ये क्या है। अरे यार इन्फ्लेशन हो रही है तो वो साथ में इंसेंटिव बढ़ाने के। इन्फ्लेशन समझते दूसरी हैं? चीज है, हाँ इन्फ्लेशन तो समझ। आपकी सैलरी 30,000 है, हाँ उसमें एंड फ्रॉम द तो ये बेसिक और डीए वाले ये क्या सिस्टम है वो नहीं समझ। these are two different components of your salary structure, right? You are not being given 30,000 consolidated amount as salary. It is being divided into two parts. One is being called as basic, which is generally not changing unless there is a compelling reason by the government. मतलब although basic also changes with time, but then you are also given certain allowances. इतना तो जानते हैं ना, there are certain allowances like medical allowance, transport allowance. ठीक है? One of the allowances DA, dearness allowance. This allowance is for the purpose that due to inflation, अगर मैं आपकी सैलरी आज 30,000 फिक्स कर दूं, आज तो आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन विल यू बी एबल टू सर्वाइव ऑन 30,000 सैलरी ऑल द टाइम? नहीं ना. सो यू विल रिक्वायर एन इंक्रीमेंट. Basically, why would you require an increment? If today anyone is able to survive at 30,000, after say 5 years he will not be able to survive at 30,000. Reason is inflation. So to counter inflation, they increase your dearness allowance. That allowance is specifically created just to counter inflation. And who decides? ओके सो जो मतलब कि हर मतलब कि सम टाइम होता है उसके बाद जो अमाउंट बढ़ती है आपके सैलरी में वो वही होता है। Yes. But I am still saying, Komal, that basic also changes. हाँ बेसिक बट बेसिक, हाँ बेसिक में इतना वेरिएशन नहीं आता जितना डीए में आता है. हाँ ठीक है, सभी को समझ में आता है यहाँ तक? अब हम आते हैं आगे. प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस. दो मेथड्स हैं इसके, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड. क्लियर? कौन इसको फिक्स कर रहा है? प्रणिता, एक मिनट. कौन इसको फिक्स कर रहा है? गवर्नमेंट. और रिवाइज कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट. अब वो कह रहा है कि चाहे वो फिक्स कर रहा है चाहे रिवाइज कर रहा है. रिवाइज का मतलब क्या होता है तनिषा? प्राइस नहीं, सैलरी चेंज करना. पहला मेथड क्या कहता है? पहला मेथड है कमिटी मेथड. गवर्नमेंट क्या करती है? कमेटी बनाती है. कमेटी क्या होती है वैसे ये बताएंगे? ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होके फिर वो डालते हैं, मतलब सर एक एक अमाउंट पर्टिकुलर डालते हैं. अमाउंट डालते हैं। नहीं हाँ सर वही तो होता है हर मंथ एक पैसे मतलब डाले जाते हैं जिसको जरूरत पड़ती है फिर वो जिसको यही भी- चीज है वो तो नहीं वो तो सर बताना बस नहीं आ रहा. बस बताना नहीं आ रहा। हाँ जी, आपका भी यही ग्रुप ऑफ पीपल था? तेरा वो था मेरी मतलब इंडस्ट्री के पीपल होते हैं कि ये कमेटी बनाई गई किसी कारण के लिए उन्होंने वो बना दिया किसी पर्पस के लिए जब एक से ज्यादा लोगों का ग्रुप बनाया जाता है बाय द गवर्नमेंट, दैट इज अ कमेटी. ये कमेटियां वोट डालने वाली कमेटियां नहीं है जो तुम सोच रहे हो, किट्टी वाली कमेटी. इट्स नॉट दैट. ठीक है मोहित, डिड यू थिंक ओवर दिस? सर मैं तो कह रहा था किट्टी बैठी थोड़ी है. हाँ. ये करो. तो ये बोल रहा है वन इज कमेटी मेथड. कमेटी बनाने का काम क्या होता है? अब जैसे एसआईटी बनती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम. टीम इज अ कमेटी, राइट? हाँ जी, इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? Okay. So the appropriate government may appoint as many committees and subcommittees ताकि वो इंक्वायरी कर सके, एडवाइस कर सके कि कितना हमने मिनिमम वेजेस फिक्स करना है और कितना हमने रिवाइज करना है. ठीक है, तो कमेटी बनाने का क्या मकसद है पुराने था? अभी अभी हमने पढ़ा 30 सेकेंड्स बैक. अच्छा तुम बताओ. पहले सर उसकी बारी है, उसके बाद वो तो ब्लैंक है, मुझे पता. तुम बताओ क्या सर? कमेटीज बनाने का क्या मकसद है? सर कि उसी मतलब
फंड्स इकट्ठे होंगे तो फिर वो कर पाएंगे रिवाइज करने के लिए रिवाइज करने के लिए मेरी ये अभी भी किट्टी पे बैठा हुआ है। फंड्स इकट्ठे होंगे तो क्या करेंगे? किट्टी पार्टी तंबोला खेलेंगे, मंचूरियन खाएंगे, क्या करेंगे बोलो? अभी अभी हमने बात करी है, अभी अभी। अरे दूसरी इंटरेस्टेड सेल की आप बताओ क्या मतलब है कमेटी बनाने का? कि वो इंक्वायरी करता है इंक्वायरी करेंगे। कमेटी बनाने का मकसद क्या है? कुछ लोगों को इकट्ठा किया, जाके इंक्वायरी करो और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, उसको बताओ कि कितना मिनिमम वेजेस फिक्स करना है, ठीक है, और कितना रिवाइज करना है। अब कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट कर रही है, जैसे सीबीआई कमेटी बनाती है, एक ही बंदा उठ के तो नहीं चला जाता ना क्राइम सीन पे, कमेटी होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी कमेटी बन रही है, वो वहां पे जाके क्राइम सीन पे तंबोला नहीं खेलते, ठीक है। सो आफ्टर कंसिडरिंग द एडवाइस ऑफ द कमेटी, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फिक्स द मिनिमम वेजेस। अब जो कमेटी गई है वो आके सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दे रही है? एडवाइस दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस एडवाइस को अपने दिमाग में लेते हुए मिनिमम वेजेस फिक्स करती है और उसको रिवाइज करती है, ठीक है। Wage rates shall come into force from such date as may be specified in the notification. If no date is specified, wage rates shall come into force on the expiry of 3 months from the date of notification. This is simply saying that as soon as these wage rates are fixed and they are notified in the official gazette, they come into force. As regards composition of committee, अब ये कमेटी में कौन बंदा होगा? Section 9 lays down that it shall consist of persons to be nominated by the appropriate government, जिसमें एम्प्लॉयर भी होंगे, एम्प्लॉइज भी होंगे स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के। सिर्फ एम्प्लॉयर क्या चाहेगा? अदरवाइज आप सोच के देखो एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से, एक एम्प्लॉयर क्या चाहेगा? एम्प्लॉयर चाहेगा कि कम से एम्प्लॉयर चाहेगा कि काम कम हो, हाँ, काम ज्यादा और सैलरी कम हो, और एम्प्लॉय क्या चाहेगा? सैलरी ज्यादा और काम कम हो। तो कहीं ना कहीं तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। वो बैलेंस करने के लिए उसने बोला कमेटी के अंदर एम्प्लॉयर के कुछ लोग भी होंगे और एम्प्लॉयज भी होंगे, ताकि उनको ये ना लगे कि हमें तो पूछा ही नहीं गया। इक्वल इन नंबर होने चाहिए, इक्वल इन नंबर समझते हैं ना, बराबर, and independent persons not exceeding 1/3 of the total number of members। इसका क्या मतलब हुआ? एम्प्लॉयर के बंदे भी हैं, एम्प्लॉय के बंदे भी हैं, और इंडिपेंडेंट बंदे भी हैं। इंडिपेंडेंट बंदे कौन होंगे? जो एकेडमिशियंस हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, इस तरह के लोग। Of such independent persons shall be appointed as chairman of the committee by the appropriate government। इसका मतलब एम्प्लॉयर का बंदा या एम्प्लॉय का बंदा, ठीक है, दे विल नॉट बी द चेयरमैन, अदरवाइज तो ये फाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयर्स फ्रॉम दैट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, नॉट ओनली फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी बट फ्रॉम अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज who are representatives of employees from that particular employment, plus independent people who have a knowledge about that employment will be a part of the committee। Are we clear? तो पहला मेथड में क्या हो रहा है? कमिटीज फॉर्म हो रही हैं विदाउट तंबोला वाली। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड नोटिफिकेशन मेथड। पहला मेथड एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या हो रहा है? इंक्वायरी के लिए हम लोग अपॉइंट करते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट मेंबर एम्प्लॉयर आता है, जो इंडिपेंडेंट मेंबर होता है 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके कोमल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग कमिटीज? so that आप जो वेज रेट्स वगैरह वो रिवाइज भी कर सके, फिक्स भी कर सके। ओके ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? सेकेंड मेथड इज कॉल्ड नोटिफिकेशन मेथड। इसमें गवर्नमेंट कमेटी नहीं फॉर्म करती। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट shall by notification in the official gazette publish its proposals। गवर्नमेंट क्या कर रही है? खुद से बैठ के डिसाइड कर रही है, ठीक है, लेकिन अभी उसको फिक्स नहीं किया। एक तो चीज है सोचा और उसको इंप्लीमेंट किया। यहां पे क्या है? सोचा
और उसको सिर्फ पब्लिश किया, प्रपोज किया कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, चाहती हूं. Government is saying this. Are you getting my point? Here, the wage rates are not being fixed initially, they are just being proposed by the government. For the information of persons likely to be affected, and specify a date not less than 2 months from the notification in which the proposals will be taken into on which the proposals will be taken into consideration. अब वो कह रहा है the representations received will be considered by the appropriate government. Let us say एक particular प्रोफेशन के लिए गवर्नमेंट फिक्स करती है 15,000 पर मंथ एज मिनिमम वेजेस. अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर दिस इज हाई एंड अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय दिस इज वेरी लेस. दिस इज जस्ट अ प्रपोजल बाय द गवर्नमेंट अंडर दिस मेथड. Who can object to this or can suggest suggestions to this? Both employer and employees. जब वो अपना कोई भी सजेशन देंगे उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. उस रिप्रेजेंटेशन को गवर्नमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा. इट विल ऑल्सो कंसल्ट द एडवाइजरी बोर्ड. एडवाइजरी बोर्ड कौन है? नीचे बता रहा है. वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ प्रपोजल दिया, उसके ऊपर जिसने ऑब्जेक्शन किया उन सब की बात गवर्नमेंट ने सुनी और साथ में एडवाइजरी बोर्ड से भी पूछा कि तुम एडवाइज करो ये जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं. आ रही है बात समझ? एंड देयर आफ्टर फिक्स एंड रिवाइज द वेजेस एंड देन पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट. ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? पहले मेथड में क्या था? कमेटी बनाई थी, वो जाके छानबीन करके आते थे और फिर गवर्नमेंट को बताते थे और फिर गवर्नमेंट फिक्स करती थी. उसके अंदर ऑलरेडी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सब लोग थे पहले मेथड में. दूसरे मेथड में क्या है? गवर्नमेंट ने खुद से एक प्रपोजल दिया और फिर उसने बोला कि जिसको जो अपना बात करनी है बात करे. सेकंड मेथड में जो सेकंड मेथड है उसमें जो उसने प्रपोजल दिया, जो 2 मंथ्स के बाद वो केस लिया जाएगा क्या विद इन लिया जाएगा? नहीं, विद इन. कम से कम उसको 2 महीने का टाइम देना पड़ेगा. ठीक है. डेट शुड बी नॉट लेस देन 2 मंथ्स. इसका मतलब कि कम से कम उसको जो ऑब्जेक्शन करने का टाइम मिल रहा है वो 2 महीने मिल रहा है, उसके बाद ही उसको कंसिडर करेगा. ठीक है. उसके बाद क्या हो रहा है? सभी ने या कुछ ने अपना ऑपोजिशन किया, बोला कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा है या ये बहुत कम है. अब कौन कंसिडर कर रहा है? गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया तो कंसिडर भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा. लेकिन गवर्नमेंट के पास एक एडिशनल टूल है एडवाइजरी बोर्ड का. वो एडवाइस ले सकती है इस एडवाइजरी बोर्ड से कि भाई जो ये बोल रहे हैं मुझे सजेशन दो. ऐसा होता है ना, आप एक चीज सोचते हैं और फिर आप बताते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, फिर दूसरा बंदा उसको अपोज करता है, नहीं नहीं ये तो गलत है. तो आप सोचते हैं कि जो मैंने सोचा था वो सही है या नहीं सही है, तो आप किसी से एडवाइस लेते हैं. वही चीज यहाँ पे हो रही है. न्यू वेज रेट shall come into force from such date as may be specified in the notification, otherwise 3 months के बाद. Minimum wage rates can be revised with retrospective effect. What is this? पहले ये बताओ, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को छोड़ दो, दोनों मेथड समझ में आए? पहले मेथड में क्या था प्रोनिता? हाँ जी, पहले मेथड में सर उसमें वेजेस होते हैं, मतलब कि दोनों में वेजेस होते हैं. कमेटी होती है और उसमें रिवाइज करते हैं वेजेस को, और मतलब कि फिक्स रखना है फिर रिवाइज करना. कमेटी का पर्पस क्या था? अरे भाई पहले भी पूछा था मैंने सेम क्वेश्चन. एक मिनट. कमेटी क्यों बनाई जा रही थी और उसमें कौन लोग होते थे? एम्प्लॉयर. हाँ, और इंडिपेंडेंट पीपल. What was the purpose of forming those committees? किस चीज को? क्राइम सीन. हाँ जी मोहित, what was the purpose of forming the committees? सर इंक्वायरी करना हाँ, और ये तो इन्होंने भी बोल दिया. हाँ जी, इंक्वायरी करके गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि ऐसे ऐसे करना है, या रिवाइज करना है या फिर जो फिक्स करना है. ओके.
क्या चीज फिक्स करनी है? wages. मिनिमम वेजेस. सेकंड मेथड वाज गवर्नमेंट प्रपोजल देगी कि क्या कहते हैं उस हिसाब से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर जो है वो अपना पॉइंट रखेंगे कि ज़्यादा है कि कम है. ठीक है. उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद जो भी इम्प्रूवमेंट्स में एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम है तो हो जाएगी. ठीक है. उसका आगे क्या होगा? उसके बाद उसको कंसिडर किया जाएगा. किसकी एडवाइस ली जाएगी? एडवाइजरी बोर्ड की. और फिर फाइनली गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम वेजेस फिक्स करेगी. बताइए, समझ आया? सेकंड पॉइंट एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं. सेकंड पॉइंट पहले वाला आ गया. ओके. सेकंड वाले में क्या कह रहा है? सबसे पहले गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रपोजल दे रही है. ठीक है, सुन लो. वो बोल के और तुम बिल्कुल नहीं सुनते हो. हाँ. गवर्नमेंट ने सोचा कि 15,000 पर मंथ वेजेस फिक्स करनी है. ये कौन सोच रहा है? गवर्नमेंट खुद सोच रही है. अच्छा, मुझे लगा शायद देखना कि कैसे ऑन होता है. गवर्नमेंट ने 15,000 फिक्स कर दिया. अब ये एम्प्लॉयर को ज़्यादा लग सकता है, एम्प्लॉय को कम लग सकता है. गवर्नमेंट ने एक टाइम दे दिया कि अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो इतने टाइम पीरियड में तुम ऑब्जेक्ट कर सकते हो. इसने भी ऑब्जेक्ट किया, इसने भी किया. इसने बोला जी इससे कम करो, ये बोलता है इससे ज़्यादा करो. तो ये दोनों चीज़ सुनने के बाद गवर्नमेंट फाइनली डिसाइड करती है कि मुझे क्या करना है. इसके लिए इसके एडवाइस देने के लिए एडवाइजरी बोर्ड है. ओके. अब ये एडवाइजरी बोर्ड ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड भी यहाँ पे बताया गया कि क्या होता है. ठीक है. अब एडवाइजरी बोर्ड को पढ़ने से पहले एक पॉइंट हम नीचे पहले पढ़ते हैं. मिनिमम वेजेस वेदर टू बी पेड इन कैश और इन काइंड. वो कह रहा है मे बी पेड, shall be paid in cash, but where it has been the custom to pay the wages in kind, appropriate government on being satisfied may approve and authorize such payments. इसका मतलब क्या हुआ? Even the perquisites will be a part of minimum wages. perquisites समझते हैं? In kind जो भी benefits दिए जाते हैं. Such government can also authorize the supply of essential commodities at concessional rates. Essential commodities at concessional rates. What does this mean? Suppose 7 रुपये 8 रुपये यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का है. समझते हैं ना? बिजली का बिल देखा कभी? तो अगर गवर्नमेंट ये फिक्स करती है या मिनिमम वेजेस में ये फिक्स किया जाता है कि वट एवर विल बी द नंबर ऑफ यूनिट्स यू विल बी पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल एट 2 रुपीज पर यूनिट. सो दैट इज अ कंसेशनल बेनिफिट. सो एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट्स को भी मिनिमम वेजेस में इंक्लूड किया जा सकता है. क्लियर? Where payment is to be made in kind, cash value of the wages will be calculated. इसका मतलब लेटर से आपने देखा होगा जो डिफेंस पर्सोनल होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े क्या बंगलोज टाइप या रहने के लिए अकोमोडेशन होती है. तो they will be calculated. It should be calculated कि उनका जो cash value है, even if they are not paying cash for it, even if they are not receiving cash against it, that is a value for the perquisites, right? उसकी वैल्यू कितनी है ये डिटरमिन करने का काम भी गवर्नमेंट का है कि मिनिमम वेजेस इसमें कितनी कैश में जा रही है और कितनी काइंड में जा रही है. उसकी वैल्यू कैश बेसिस पे डिटरमिन होगी कि अगर ये घर लेटर से इसकी वैल्यू कितनी है, रेंटल वैल्यू कितनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 रुपये उसका रेंट है तो 50,000 विल बी अ पार्ट ऑफ योर वेजेस, मिनिमम वेजेस. आर यू गेटिंग दिस और नॉट?
because you're not even listening to it. How many people have understood this? Okay. गवर्नमेंट ये कैसे डिटरमाइन करती है कि हमें फर्स्ट मेथड यूज करना है कि सेकंड मेथड यूज करना है? This is totally on the government. Government के पास सिर्फ दो methods हैं. It can be either of the methods that the government can follow. अब वो बोल रहा है पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस इज ऑब्लिगेटरी ऑन एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर के पास चॉइस नहीं है कि वेदर आई वांट टू पे मिनिमम वेजेस और नॉट. ठीक है. पेमेंट ऑफ लेस देन मिनिमम वेजेस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इज एन ऑफेंस. ठीक. Section 12 clearly lays down that the employer shall pay to every employee engaged in scheduled employment under him such wages at a rate not less than minimum wages fixed by the appropriate government under Section 5 of that class of employment without deduction except within such time and subject to such conditions as may be prescribed. इस चीज का क्या मतलब हुआ कि कोई भी डिडक्शन विदाउट डिडक्शन आपको मिनिमम वेजेस पे करनी ही पड़ेंगी. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट वाली रख दी फिर उसमें से अननेसेसरी चीजें डिडक्ट करनी शुरू कर दी ताकि फाइनली पेमेंट आप कम कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट ने आपको सिर्फ जैसे हम ग्रॉस और नेट सैलरी कैलकुलेट करते हैं. ग्रॉस सैलरी का मतलब आपको बोल दिया जाता है आपका 25 लाख का पैकेज है बट आपके हाथ में 2 लाख रुपए महीना नहीं आ रहा होता. कितना आ रहा होता? बहुत कम आ रहा होता क्योंकि अननेसेसरी डिडक्शन जुड़ी होती हैं उसमें. आई एम नॉट सेइंग अननेसेसरी ऑलवेज, देयर आर सर्टेन नेसेसरी डिडक्शंस एज वेल, बट इट शुड नॉट सो हैपन दैट यू आर गिविंग अ पैकेज ऑफ लेट्स से 24 lakhs per annum to an employee and you are paying him 50,000 rupees per month because you are including so many deductions. So that should not be done in case of minimum wages. Are we clear till here? You will just do till here, ठीक है? Because I have another class. आज थोड़ा सा गड़बड़ है टाइमिंग का.